नमस्कार दोस्तों, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज चर्चा कुछ नए विषय की, कुछ नई जानकारी के साथ। शायद अब तक ऐसा वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको आज उस सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं जिसके नाम पर आप कई बार लोग इधर उधर के चक्कर में फंस जाते हैं। आज मैं चर्चा करूंगा गंडमूल पर, जिसे गंडांत भी कहा जाता है। क्या होता है गंडांत और कैसे लगता है, आप स्वयं से देख सकते हैं। भले ही आप ज्योतिष नहीं हो, लेकिन आप स्वयं से गंडांत को देख सकते हैं कि कैसे लगेगा और कब लगेगा और कैसे होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग ज्यादातर नक्षत्र गंडांत की बात जानते हैं, नक्षत्रों में गंडांत होते हैं। तो ये गंडांत कब लगते हैं, वो पूरा का पूरा नक्षत्र का एरिया ये लोग ले लेते हैं। जो आपको बताते हैं कि भाई आपका बच्चा तो मूल में पैदा हुआ है, तो वो पूरा का पूरा एरिया ले लेते हैं। हम लोग किस पर्टिकुलर एरिया को बात करेंगे जहां पे गंडमूल जो है वो प्रभावी होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। अपने पंचांग के चैप्टर 1 में कभी देता रहूंगा हमेशा, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो पंचांग के चैप्टर 1 में कि गंडमूल से क्या मतलब, किस किस तरह से विचार किया जाए। तो गंडमूल जो है, जिसको गंडांत कहते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो तिथि गंडांत, दूसरा नक्षत्र गंडांत, और तीसरा लग्न गंडांत। मैं वो सूत्र समझाऊंगा इन तीनों को कि कैसे देखूं। तो बात सबसे पहले तिथि गंडांत की। हम लोग हिंदी की तिथियों की ही बात करेंगे, हम लोग अंग्रेजी की तिथियों की बात नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादश, द्वादश, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस्या, यही हमारे पास 15 तिथियां होती हैं। तिथियां हमारे पास 15 ही होती हैं, या तो शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की। ये आप सब लोग जानते ही होंगे, नहीं भी जानते हैं तो फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि ये तिथियां हैं। अब इन तिथियों में कब गंडांत का वो आएगा, तो आप देखिए, ये आपको पूर्णिमा, ये पंचमी, पंचमी हुआ, 1 मिनट, पंचमी हुआ, आपको दसवीं हुआ, उसके बाद पूर्णिमा हुआ। ठीक है, उसके बाद 6, 11, 1। अब समझिए, यहां पर ये इसका लास्ट जो घड़ी है, इसका लास्ट घड़ी पंचम, ये पूर्णा तिथि कही जाएगी, ये पूर्णा तिथि कही जाएगी। ये पूर्णा है, ये पूर्णा है, और ये पूर्णा है, और ये जो है ये नंदा तिथि है, षष्ठी की। नंदा, नंदा, नंदा। मेरी बात यहां ध्यान से सुनिएगा। ये पंचमी तिथि की जो लास्ट की अंतिम घड़ी होती है, अंतिम घड़ी यहां से शुरू होता है, और इसका प्रारंभ का पहला घड़ी, यानी कि पंचमी का आखिरी घड़ी और षष्ठी का प्रारंभ। क्योंकि इस दिन पूर्णा तिथि जो होती है वो होती है, और नंदा तिथि का शुरुआत। ये आपको मेन जो है तिथि गंडांत में, ये मेन गंडांत का सीमा है कि इसी तिथि को ही गंडांत होगा। ये तिथि गंडांत में आता है। और आप देख सकते हैं कि दसवीं को पूर्णा तिथि
आखिरी घड़ी हुई और उसके बाद एकादश को जो है नंदा तिथि जैसे ही आरंभ हुई उस समय पहली घड़ी में आपको गंडांत लगेगा। पूर्णिमा या अमावस्या जो भी दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष दोनों में ये करता है। पूर्णा तिथि में के आखिरी घड़ी में ये गंडांत शुरू होगा और प्रथमा के नंदा में जो जाकर है वो गंडांत जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये तिथि गंडांत है। हालांकि इनको पंडित जी लोग ज्यादा देखते नहीं है, ले हम लोग नक्षत्र पे हैं, नक्षत्र को देखेंगे तो उसको थोड़ा विस्तृत रूप से समझेंगे, लेकिन तिथि गंडांत को भी हम लोगों को समझना जरूरी है। आप भी जान जाइए कि गंडांत कहाँ कहाँ लगता है और कैसे कैसे लगा जाता है। तो आप तिथि गंडांत हैं, आप अगर आप नोट बना रहे हैं तो बिल्कुल बना लीजिए और ये चीजों को नोट कर लीजिए कि पंचमी को पूर्णा तिथि होती है और पूर्णा तिथि के आखिरी घड़ी में शुरू होगा गंडांत और नंदा जो है उसका फर्स्ट घड़ी में वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दसवीं में पूर्णा जो ये आएगी तो ये आखिरी घड़ी में शुरू होगा और नंदा तिथि में जो है वो आपको समाप्त हो जाएगा। उसी तरह पूर्णिमा या अमावस्या को आखिरी घड़ी में पूर्णा तिथि आएगी और पूर्णा तिथि से प्रथमा तिथि तक ये रहेगी। ये तो आपको तिथि गंडांत था। आगे चलते हैं, हम लग्न गंडांत को समझते हैं। देखिए, लग्न गंडांत के लिए मैंने बताया है, मैं बता रहा हूं तब आप समझ पाएंगे। लग्न गंडांत के लिए हमको राशियों को लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मेष राशि है, वृष राशि है, ये नंबर से ही होते हैं। ये मेष 1 नंबर राशि, 2 नंबर राशि, 3 नंबर राशि, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्रम यही रहता है। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, तो ये क्रम यही रहेगा। अब यहाँ पे गंडांत कहाँ आएगा, ये समझने की बात है। तो जब भी ये देखिए, यहाँ पर देखिए, कर्क राशि में जो है वो गंडांत शुरू होगा आधी घटी में और सिंह अंत के आधी घटी में। कर्क राशि के अंत के आधी घटी में शुरू होगा और सिंह के आधी घटी तक जो है वो गंडांत रहेगा। ठीक है, उसी तरह से वृश्चिक जो है, वृश्चिक राशि में आधी घटी में अंत समय में शुरू होगा और धनु राशि में जो है वो खत्म होगा आधी घटी तक। दोनों एरिया को आधी आधी घटी लेना है। ठीक है, उसी तरह मीन राशि में आधी घटी लेना है, अंत का आधी घटी लेना है और ये आधी घटी शुरुआत कर लेना है। अब क्या है कि एक्चुअली होता क्या है, होता कुछ नहीं, ये जल तत्व की राशि है, ये जल तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि है। कौन कौन, तो ये कर्क, वृश्चिक और मीन, कर्क, वृश्चिक और मीन जो है जल तत्व की राशि है और उनका एंटर, उनकी जो प्रवेश हो रहा है वो अग्नि तत्व में हो रहा है, अग्नि तत्व में वो प्रवेश हो रहा है। तो उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि आपको ये गंडांत कहा जाता है। तो जल तत्व की राशियां और अग्नि तत्व की राशियां तो में तो ऐसे भी दुश्मनी है। तो उस समय कुछ ऐसे योग बनते हैं कि उस समय गंडांत होता है और उस समय अगर शिशु का जन्म होता है तो वो गंड के माने जाते हैं। तो ये हमारा लग्न गंडांत है। अब हम इसके आगे हम नक्षत्र गंडांत पे बात करेंगे, क्योंकि ये तो आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे होंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कर्क के आधी घटी से शुरू होगा और सिंह के आधी घटी, प्रारंभ के सिंह के आधी घटी तक रहेगा। वृश्चिक के आखिरी के आधी घटी से शुरू होगा और धनु के प्रारंभ के आखिरी आधी घटी तक रहेगा। मीन के अंत के आखिरी घटी तक रहेगा और मेष के प्रारंभ के आधी घटी तक ये गंडांत रहेगा। तो ये मैंने लग्न गंडांत के बारे में बता दी। हालांकि इनको देखा नहीं जाता, लेकिन गंडांत की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताना जरूरी था कि हम लोग किस किस तरीके से गंडांत को देख सकते हैं, क्योंकि गंडांत को अगर आप हम लोग समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता रहा हूं कि नक्षत्र गंडांत की बात करूंगा।
अब हम बात करते हैं नक्षत्र गंडांत की। आखिर इसे कैसे देखा जाता है? हम जानते हैं कि हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। हमारे पास ये 27 नक्षत्र हैं। इनको भी इस क्रम से लिखा गया है, तो इनका भी एक नंबर है, और ये क्रम से लिखा गया है तो ये भी एक विशेष कारण होगा। वो अगर मैं बताने चला तो वो लंबा वीडियो हो जाएगा। ऐसे मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस ये तीनों नक्षत्र के जो स्वामी है वो केतु हुए। ठीक है, इसके नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा के स्वामी शुक्र हुए। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा के स्वामी सूर्य हुए। तो ये चीज इसलिए स्पेशली ये इसलिए लिखा गया है। तो अब मैं बताता हूं कि सबसे पहले ये जानिए कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अगर अश्विनी है तो अश्विनी के भी 4 चरण होंगे। भरणी है तो उसके भी 4 चरण होंगे। मतलब हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथे चरण। तो इन 4 चरणों की बात होती है यहाँ पे। तो अब जो अगर आप ज्योतिषियों के पास जाएंगे या किसी के पास जाएंगे तो क्या होता है कि अश्विनी में जन्म लेने वाले बालक, अश्लेषा में जन्म लेने वाले बालक, मघा में जन्म लेने वाले बालक, ज्येष्ठा में जन्म लेने वाले बालक, रेवती में और मूल में जन्म लेने वाले बालक जो है गंड मूल के माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक भेद है, मैं बता रहा हूं अभी। तो ये बुध के नक्षत्र हैं। तो ये बुध के नक्षत्र हैं और ये केतु के नक्षत्र हैं। तो बुध और केतु, ठीक है, बुध और केतु के नक्षत्र में आने वाले जो हैं वो गंडमूल के माने जाते हैं। तो अब हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अश्लेषा के भी 4 चरण होंगे, ज्येष्ठा के भी 4 चरण होंगे, रेवती के भी 4 चरण होंगे, अश्विनी के भी 4 चरण होंगे। यानी कि हर के 4 चरण होंगे। अगर अश्लेषा के 4 चरण हैं और उसके नीचे अश्विनी मघा के 4 चरण में लिखता हूं थोड़ा सा। मघा के 1 2 3 4, ये 4 चरण हुए मघा के। अगर बात करें तो यहाँ पे ज्येष्ठा के बाद मूल है, तो मूल के भी 4 चरण होंगे, 1 2 3 4। अगर बात करें रेवती के बाद कौन सा नक्षत्र है, तो अश्विनी है, तो अश्विनी के भी 4 चरण होंगे, 1 2 3 4। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अश्लेषा के 1 2 3 4 चरण। अश्लेषा के बाद कौन सा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, तो 1 2 3 4 मघा के 4 चरण। अब हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ गंडमूल वाले नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। ज्येष्ठा का नक्षत्र आएगा 1 2 3 4। अब इसके बाद मूल के नक्षत्र आएंगे 1 2 3 4। उसके बाद फिर रेवती के 4 नक्षत्र 1 2 3 4। और उसके बाद यहाँ अश्विनी के 4 नक्षत्र 1 2 3 4। यहाँ तक आपको बात समझ बिल्कुल आ गई होगी। अब क्या है कि आपको समझाकर पैसे ऐंठते हैं। वो अश्लेषा और मघा के सारे जो 8 चरण हो गए उसमें बच्चे को गंडमूल का मान लेते हैं। ज्येष्ठा और मूल में गंडमूल का मान लेंगे पूरा का पूरा। रेवती और अश्विनी में भी वही हाल है। लेकिन होता क्या है, आप मेरी बात को यहाँ ध्यान पूर्वक समझिएगा कि अश्लेषा के मात्र 2 चरण और मघा के 2 चरण, ठीक है, ये गंडमूल के हैं। अगर यहाँ पे देखें तो इसका पहला, दूसरा, इसका तीसरा, चौथा। अभी मैं दिखाता हूं।
अब समझिए, इसका अश्लेषा का तीसरा चौथा चरण और मघा का पहला दूसरा चरण ही गंडमूल का है, उसका तीसरा और चौथा चरण गंडमूल का नहीं है, या अश्लेषा का पहला दूसरा चरण गंडमूल का नहीं है। ठीक है, ज्येष्ठा का भी पहला और दूसरा चरण गंडमूल का नहीं है, तीसरा चौथा चरण गंडमूल का है, और मूल का पहला दूसरा चरण गंडमूल का है, तीसरा चौथा बिल्कुल भी गंडमूल का नहीं है। अगर हम बात करें रेवती का, तो रेवती का भी पहला और दूसरा चरण जो है वो गंडमूल का नहीं है, और तीसरा चौथा चरण गंडमूल का माना जाएगा, और अश्विनी का पहला दूसरा चरण ही सिर्फ गंडमूल का माना जाएगा। मेरी बात याद रख लीजिए, इसके नाम पे बहुत फर्जीवाड़ा होता है। आपको पूरा का पूरा गंडमूल बता दिया जाएगा कि अश्लेषा का नक्षत्र आ गया, चलो भैया ये आपका बच्चा जो है गंडमूल में हुआ है, आप दान कीजिए, पुण्य कीजिए, सब कुछ कीजिए, फिर तो बल्ले बल्ले है उनकी। लेकिन आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा, आप अगर कोई साधारण से व्यक्ति भी हैं, आपको नहीं देखना आता है, तो इतना तो जरूर है, किसी भी सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर से पता कर लीजिए कि आपका बच्चा अगर अश्लेषा के तीसरे और चौथे चरण में हुआ है, या मघा के पहले दूसरे चरण में हुआ है, तो ही गंडमूल का है, या फिर ज्येष्ठा के तीसरे चौथे चरण में हुआ है, या मूल के पहले दूसरे चरण में हुआ है, तो ही गंडमूल का है। और रेवती का तीसरा चौथा चरण में हुआ है, और अश्विनी के पहले दूसरे चरण में हुआ है, तो ही गंडमूल का है। ये बात याद रख लीजिए, बाकी कहीं से गंडमूल नजर नहीं आएगा आपको। यहाँ पर देखिए, थोड़ा स्पष्ट नजर आ रहा है। तो अश्लेषा के तीसरे चौथे चरण और मघा के पहले दूसरे चरण दोनों कंटिन्यूअस है। अश्लेषा के बाद मघा नक्षत्र ही आता है, ज्येष्ठा के बाद मूल नक्षत्र ही आएगा, रेवती के बाद अश्विनी नक्षत्र ही आएगा। तो तीसरा चौथा और पहला दूसरा, मघा का पहला दूसरा, ज्येष्ठा का तीसरा चौथा और मूल का पहला दूसरा नक्षत्र, रेवती का तीसरा चौथा और पहला दूसरा नक्षत्र अश्विनी का। तो इन नक्षत्रों में जब चंद्रमा आता है तो आपको गंडमूल का माना जाता है। अब क्या है कि इसका उपाय क्या है? चंद्रमा 27 दिन के बाद पुनः उसी नक्षत्र में वापस जाता है। अगर आज यहां है तो 27 दिन के बाद वो नक्षत्र वापस उसी नक्षत्र में जाएगा, तो उसी दिन आपको ग्रह शांति की पूजा करवानी होगी, जिसे हम लोग सतैसा या 27 दिनों पे होने वाले जो विधान है वो कहते हैं। तो ये हम सारा चैप्टर आपको गंडमूल का बता दिए कि ऐसे देखा जाता है। हम लोग बेसिकली नक्षत्र गंडमूल पर ही चलते हैं, और नक्षत्र गंडमूल से ही देखा जाता है कि क्या है कैसे है। तो हम लोग नक्षत्र गंडमूल को ही जानेंगे। आप लोगों को मैं बताने के लिए मैंने बता दिया है कि वो लग्न गंडांत है, वो तिथि गंडांत है, वो बाद में भी मैं पढ़ाऊंगा अभी पंचांग का। तो ये पंचांग के नाम से मैंने चैप्टर दिया था आपको। तो ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी जानकारी थी, शायद आप लोग नहीं जानते हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको दे दूं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।